हम ये करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं इसकी, हो सकता है डेरिवेशन कंप्लीट ना हो, लेकिन मैं आपको इसकी बेसिक्स पहले सारी बता देता हूँ, ठीक है ना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर डेरिवेशन मैथमेटिक्स से वो हम साथ साथ कर लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये वर्ड है पोटेंशियल। पोटेंशियल का वर्ड हम यूज करते हैं पोजीशन के लिए, और हर उस जगह जहाँ पे पोजीशन के चेंज से हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास तीन जो चीज़ें हैं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और अभी मैं डेरिवेशन नहीं, मैं सच एक आपको जो एक आइडिया देने के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे एक आपके पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि क्योंकि ये भी पोटेंशियल है और पोजीशन का आपके पास चेंज है, तो हमने ये पढ़ा है कि अगर मेरे पास एक चार्ज हो और उस चार्ज की फील्ड मौजूद है, तो अगर मैं इस दूसरे चार्ज को इसकी फील्ड के अंदर लेकर आना चाहूँ, तो आप जानते हैं नेचुरली ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको अपने करीब आने नहीं देगा। तो अगर मुझे इस चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आना हो, ये पॉइंट है ए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क उस चार्ज पे जब हम करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो है वो चेंज इन पोजीशन की वजह से है, और वो चेंज इन पोजीशन किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस वजह से उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं अगले पोटेंशियल की बात करता हूँ, जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल कहते हैं, तो इलास्टिक पोटेंशियल में भी यही है कि जब तक स्प्रिंग एक रिलैक्स पोजीशन के अंदर है, आपने उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया हुआ, तो तब तक तो आपके पास जो है उसके अंदर कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, लेट से मेरे पास एक स्प्रिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम है और ये अपनी मीन पोजीशन पर है, तो इसके अंदर कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं, इसको यहाँ लाना चाहते हैं, तो यहाँ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसके अंदर वर्क करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इसको क्या करेगी, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। या फिर आप इसको क्या करें, स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने का मतलब अगेन यही है कि आप क्या कर रहे हैं, इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, और पोजीशन को चेंज करने से इसमें पोटेंशियल आ जाएगा, और उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल। क्योंकि ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, इसमें स्प्रिंग क्या है, इन्वॉल्व है। बिल्कुल इसी तरीके से अब आता है हमारा जो केस है, और जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो देखें, लेट से अगर मुझे किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस से दूर ले जाना हो, लेट से मेरे पास ये है ग्राउंड, और इस ग्राउंड से एक बॉल है, जिस बॉल को मैं मूव करके यहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो मैं जानता हूं कि बॉडी ये ग्राउंड से मूव करके एक हाइट पर अपने आप नहीं आ सकती, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। और फोर्स की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को चेंज करने के लिए, पोजीशन को चेंज करने के लिए मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया, और वो वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये जो फोर्स है जो इस यूनिट मास पर अप्लाई हो रही है, इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे वहां पर फोर्स पर यूनिट चार्ज था, तो इसके अंदर फोर्स पर यूनिट मास है। अब जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उस मास को ऊपर ले जाने के लिए, उतना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन जब इस बॉडी को इस हाइट से आप ड्रॉप करेंगे, तो अब आपको कोई वर्क इसके ऊपर नहीं करना, ठीक है ना। ये अपने आप जमीन की तरफ आएगा, तो आपको नहीं कोई इसके ऊपर फोर्स लगानी, क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें कॉमन चीज क्या थी, चेंज इन पोजीशन। आपने बॉडी की पोजीशन को चेंज करना है, और अगेंस्ट द फील्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगेंस्ट द नेचर उसको मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। ठीक हो गया। अब यहां पर एक और पॉइंट है, वो ये है कि लेट से मेरे पास एक सरफेस है, और वो सरफेस कुछ इस तरह से है। इस सरफेस को मैं इस तरह से शो कर देता हूं। अच्छा, अब
इस सरफेस में मैं एक बॉल को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और एक बॉल को मैं यहाँ रखता हूँ, और एक बॉल को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है हो गया। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है ग्राउंड, ये मेरे पास है फर्स्ट फ्लोर, और ये मेरे पास है बेसमेंट, ठीक है। तो अमूमन हम ये करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पर, हम कहते हैं कि जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हम रेफरेंस बना लेते हैं कि ये जीरो है, ठीक है ना, ग्राउंड पर। तो जब हम फर्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो हम जानते हैं कि वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, ठीक है ना, क्यों, आप ऊपर जा रहे हैं। और वो साथ ही साथ होगी भी क्या, कि ऊपर जा रहे हैं आपके पास क्या हो रही है, पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो हायर है। तो मुझे बताएं इसी रेफरेंस के हिसाब से, अगर इस बॉल को मैं नीचे ले आऊंगा बेसमेंट में, तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया ना, क्योंकि एक अगर रेफरेंस पॉइंट से बॉडी ऊपर जा रही है तो वो पॉजिटिव है, तो रेफरेंस पॉइंट से अगर वो नीचे आए तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा, अब सोचें कि हमने जो ये ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट लिया, वो हमने क्यों लिया। अगर हम इसको रेफरेंस बना रहे हैं तो कोई शख्स ये भी तो कह सकता है कि भाई बेसमेंट को रेफरेंस बना ले, रेफरेंस बनाए और उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, कि वहां पर आपके पास क्या है, वो जीरो होगी और उससे ऊपर वाले सारे पॉजिटिव होंगे नहीं। फिर कोई और घर बनाता है और उसकी बेसमेंट उससे नीचे होती है, तो फिर वो कहता है कि नहीं, बेसमेंट जो है वो सबसे नीचे मेरी है, तो रेफरेंस पॉइंट ये होना चाहिए। हम ये काम नहीं कर सकते कि हम ऐसा रेफरेंस पॉइंट बनाए जो जिसका डिस्टेंस बाकी जगहों से क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट आता रहे। हमें एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट चूज करना है जो रेफरेंस पॉइंट सबके लिए क्या हो, एक जैसा हो, और सबका डिस्टेंस वहां से क्या हो, एक जैसा हो। तो हमें वो रेफरेंस पॉइंट क्या करना है, यूज करना है। इस जिस रेफरेंस पॉइंट को हम जीरो पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट पे आके सबकी वैल्यूज एक जैसी हो जाए। जहां से हर एक की वैल्यू का डिफरेंस एक जैसा हो, यानी कि आप जिसकी पोजीशन चेंज करना चाहें वो पोजीशन उस पॉइंट से सबके लिए क्या हो, सेम हो। तो मैं अगर ग्राउंड से उस पॉइंट की पोजीशन चेंज करूं तो ग्राउंड से भी वो पोजीशन सेम हो। फर्स्ट फ्लोर से अगर चेंज करना चाहूँ उस पॉइंट तक जाने के लिए, उसकी भी पोजीशन सेम हो। और अगर बेसमेंट से भी उस पॉइंट तक जाना चाहूँ तो मेरे पास वो पॉइंट ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जहां से उसकी चेंज इन पोजीशन बेसमेंट के लिए भी क्या हो, सेम हो। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहां पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, ठीक है। अब जीरो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। तो अब हमारे पास ये होता है कि दो ऑप्शंस होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट को चूज करते हैं। कहीं कहीं हमारे रेफरेंसेस के लिए हम ग्राउंड को क्या कर लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। जो हमारी ग्राउंड सरफेस होती है उसे हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। और वो किन केसेस में मैं अभी आपको बता दूंगा। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, इनफिनिटी जो आपके पास पॉइंट है उसे क्या कर लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, इनफिनिटी पॉइंट। अब जरा देखें, हम जानते हैं कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर ना तो ग्रेविटी जीरो होती है और ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होती है, लेकिन वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने इसे रेफरेंस बना दिया। और जब मैं इन्फिनिटी पॉइंट की बात करूंगा तो इन्फिनिटी पॉइंट पर ग्रेविटी भी जीरो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, जीरो होती है। तो इनफिनिटी पॉइंट पर ग्रेविटी भी जीरो है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। जबकि ग्राउंड सरफेस पर जब आपने इसको बनाया, ग्रेविटी नॉन जीरो है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। अब यहां पे जब हम ग्राउंड सरफेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के सेंटर से जो भी डिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। और इस सरफेस पर जब हम इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, वो फार्मूला होता है mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। याद रखें, ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा, ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा
जब आपके पास जी की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट। दूसरी बात, ये उस वक्त तक अप्लाई होगा जब तक आपकी हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम हो। मैंने आपको टेबल बनाकर दिखाया था ना कि हाइट बढ़ने से रेडियस जो ग्रेविटी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आपकी हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम होनी चाहिए, तब आपका जी कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। और ये फार्मूला आप अप्लाई तब करेंगे जब आप रेफरेंस किसको बना रहे होंगे, ग्राउंड सरफेस को, ग्राउंड सरफेस। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला लिमिटेड हो गया मेरे लिए। मैं अभी तक 9 10 से ये फार्मूला पढ़ते हुए आ रहा था और ये फार्मूला मेरे लिए बड़ा इनफ था। मैं हर हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता था, लेकिन अब मेरे लिए मसाइल बढ़ गए। मसाइल ये बढ़ गया है कि मैं अब हायर एल्टीट्यूड पे जाके पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो याद रखें, ऐसी हाइट पर पहुंचने के बाद जहां पर ग्रेविटी कांस्टेंट ना रहे, वहां पर आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक और फार्मूला आ जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से ही सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन करूंगा, लेकिन अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, तो फिर हम कल के दिन इसकी डेरिवेशन करेंगे। लेकिन आज आप कॉन्सेप्ट सिर्फ सुन लें सारे, और कल हम प्रॉपर इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाता है, यू इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास जी कांस्टेंट ना रहे। अगर जी आपके पास कांस्टेंट नहीं है 9.8, तो फिर आप वो फार्मूला नहीं लगा सकते एम जी एच का, ठीक है ना। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपकी हाइट रेडियस ऑफ अर्थ या उससे ज्यादा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ या उससे ग्रेटर हो। और ये फार्मूला एप्लीकेबल है तब जब आप रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हो, इन्फिनिटी ले रहे हो। रेफरेंस पॉइंट आपका क्या हो, इन्फिनिटी हो, ठीक है ना। अब जैसे मैं आप कह रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी है, तो इस बात को यहां से समझे जरा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अर्थ का सेंटर है, ठीक है ना। तो मैंने इस अर्थ के सेंटर से सरफेस की बात कर ली कि भाई सरफेस से एक बॉडी को मैं 0 पॉइंट से कहाँ लेके जा रहा हूँ, इन्फिनिटी पर। ये पॉइंट मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसे 0 पॉइंट भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है ना। 0 पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। जीरो हो जाती है, सही है ना। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, जीरो। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, 0 पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट। अब मुझे बताएं कि अगर मैं किसी बॉडी को जीरो से इन्फिनिटी पे लेके जा रहा हूँ, या किसी बॉडी को 1 से इन्फिनिटी पे लेके जा रहा हूँ, या किसी बॉडी को 2 से इन्फिनिटी पे लेके जा रहा हूँ, क्या चेंज इन पोजीशन सबके लिए सेम नहीं होगी। यस, क्योंकि अगला फैक्टर जीरो है, तो आंसर तो उससे पहले फैक्टर के लिहाज से आएगा। सही बात है ना। मतलब ये है ना कि जीरो से इन्फिनिटी पे जाने का मतलब यही है ना कि इन्फिनिटी तो वो नंबर है जिसका मुझे पता ही नहीं है। तो फिर मैं यही कहूंगा ना कि इन्फिनिटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक जाने के लिए किसी भी पॉइंट से मैं स्टार्ट करूं, चाहे वो 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो, सबके लिए डिस्टेंस का चेंज क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है ना। इसी वजह से हमने क्या किया, इन्फिनिटी चूज किया। और इस डिस्टेंस को कवर करते वक्त जी कांस्टेंट नहीं रहेगा, और इस डिस्टेंस पर हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा हो जाएगी। और इसी वजह से अब हमारे लिए मसाइल बढ़ गया, और हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फार्मूला बना लिया, जिस फार्मूले को मैं क्या करता हूं, माइनस जी एम एम अपॉन आर से शो करता हूं। यहां पर अगर देखा जाए तो जो हमारे पास नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन यहां पर किन किन चीजों को शो कर रहा है। तो यहां पर नेगेटिव साइन जो आपको फार्मूले में नजर आ रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, पहली बात, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आप वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, या फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो यहां पर नेगेटिव साइन आपको जो नजर आ रहा है, वो नेगेटिव साइन की क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो इसलिए क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। दूसरी बात, यहां पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है उस बॉडी की, इंक्रीज हो रही है। तीसरी बात, यहां पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है। तो ये तीन बातें हैं जो कि ये नेगेटिव साइन क्या करता है, शो करता है। अब यहां पर नेगेटिव साइन की बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो कैसे, देखो, जब हम कहते हैं ना कोई कोई नेगेटिव नंबर कम हो रहा है,
तो नेगेटिव नंबर कम होने का मतलब वो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। कैसे? लेट से मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है 0, ठीक है ना? तो उस रेफरेंस पॉइंट से मैं 3 नंबर्स यहाँ ले लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट से 3 नंबर यहाँ ले लेता हूँ, +1, +2, +3, -1, -2, -3। तो जब कभी भी कोई नेगेटिव नंबर डिक्रीज हो रहा होता है, तो डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया ना? यस लेस, सर। लेस नेगेटिव, कोई बॉडी अगर, कोई नंबर अगर लेस नेगेटिव हो रहा है, तो लेस नेगेटिव का मतलब वो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब कि अगर, -1 बड़ा है -3 से। हाँ बिल्कुल, -1 इज ग्रेटर देन -3। तो फिर हम यही कहते हैं कि अगर कोई नंबर मोर नेगेटिव हो रहा है, तो मोर नेगेटिव का मतलब यह है कि आपके पास वो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि -3 के बाद -4, इसका मतलब आप और डिक्रीज कर रहे हैं। मोर यस। नेगेटिव का मतलब -5, -6, तो इसका मतलब क्या है, वो क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब आप लेस नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इस कॉन्सेप्ट को देख लें कि इस कॉन्सेप्ट में जब मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? उसको फिर इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हाँ नेगेटिव यही, साइन उसको बिल्कुल। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। हाँ, क्योंकि यहां पर आर के बढ़ने से यू डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वो डिक्रीज किस में हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है। वो डिक्रीज किस में हो रहा है, नेगेटिव में। नेगेटिव। और मैंने आपसे कहा कि लेस नेगेटिव नंबर जो होता है वो शो किसको कर रहा होता है, कि क्या चीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि डेरिवेशन पढ़ने से पहले आपको पता होने चाहिए। और इसमें एक बात और सुन लें, क्योंकि लेस देन 1 मिनट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करने में। और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम यूज करते हैं कब, जब हम बॉडी को कहाँ लेके जा रहे होते हैं, इन्फिनिटी पर। ठीक है ना? एब्सोल्यूट वर्ड का ही मतलब क्या है, कंप्लीट एब्सोल्यूट। तो वो विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी कैलकुलेट होती है। तो कल इंशाल्लाह इस डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर स्टेप्स के साथ, और फिर बाकी कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर आएंगे वो फिर उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? यस क्लियर हो सर। गई बात? चलें जी, ठीक है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना, और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। कल मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके बताए थे। मैंने आपसे जो बातें कही थी, वो दो चीज़ें जो हैं वो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। वो ये था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो दो डिफरेंट फार्मूलों से कैलकुलेट होती है। एक mgh, और दूसरा, एक mgh और दूसरा Gmm/r, और ये माइनस के साथ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो mgh फार्मूला है उसकी लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस यही हैं कि इसमें g कांस्टेंट होना चाहिए, और जी कांस्टेंट रखने के लिए जो आपकी हाइट है वो मच लेसर हो, किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। और इसके अंदर आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट है उसे हम क्या रहते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें जो रेफरेंस होता था उसे हम क्या लेते थे, सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, और अगर तो जी आपके पास वेरिएबल हो जाए, इसका मतलब जी कांस्टेंट नहीं रह रहा, तो फिर आप mgh का फार्मूला यूज नहीं कर सकते। और ये वो केस होता है जिसके अंदर हाइट आपकी रेडियस ऑफ अर्थ या उससे ग्रेटर हो जाए। और इस केस में हम रेफरेंस पॉइंट जो है वो चूज कर लेते हैं, किसको, इन्फिनिटी को। और इस इन्फिनिटी को चूज करने से तो हमारी जो यूनिवर्स, जो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि यही नेगेटिव है जो कि आपको ये बताता है कि जब आप मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जा रहे होंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है ना? तो ये बातें हमने कल डिस्कस की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। अब क्योंकि हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने अर्थ सरफेस से एक बॉडी को एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जाना है जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, जिस पॉइंट पर ग्रेविटी जीरो है, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और इस पॉइंट पर ले जाने के लिए
मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और वही वर्क आज हम क्या करेंगे इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम जिस फोर्स के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं उस फोर्स को अगर हम लिखें तो वो फोर्स है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें कि वो फोर्स जो कि इसके ऊपर अप्लाई होगी, तो यहाँ पर हम इसकी मैथमेटिक्स अब स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकली। तो जो आपके पास फोर्स है कि अब अभी हमारा टास्क ये है कि हमने बॉडी को जीरो से और वन तक लेकर जाना है, ठीक है ना, 0 to 1। आपके पास ये वो डिस्टेंस है जिसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और उसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और उससे हमें उस बॉडी जिसको आप लेकर जा रहे हैं और जिसके ग्रेविटी के अंदर लेकर जा रहे हैं उसकी हमें फोर्स के बारे में पता चल जाता है। और वो फोर्स इस तरह लिखी जाती है, F = G m E, ये मास ऑफ अर्थ, M O, या फिर हम स्मॉल m से ही लिख देते हैं क्योंकि एक मास मास ऑफ अर्थ है तो दूसरा m स्मॉल m। और यहाँ पर आपके पास जो r है वो एक एवरेज डिस्टेंस है जो कि 0 और 1 के दरमियान है, ठीक है। क्योंकि ना तो हम ये वर्क फाइंड आउट करेंगे 0 पे, ना ये फाइंड आउट करेंगे 1 पे, बल्कि इनका क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। और वो एवरेज किस तरह से निकालते हैं तो उस चीज़ को अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर है 1। अब यहाँ पे क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है वो एवरेज है तो फोर्स भी क्या होगी यहाँ पर, एवरेज होगी, क्योंकि फोर्स और आर का आपस में क्या है, रिलेशन है। ना तो मास चेंज हो रहा है ना मास ऑफ अर्थ चेंज हो रहा है, कैपिटल जी कांस्टेंट है। तो अगर मैंने आर को एवरेज लिया है तो मैं फोर्स को भी क्या कहूंगा, वो फोर्स क्या है, एवरेज है 0 to 1 तक, ठीक है। अब एवरेज डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एवरेज डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा। तो उसे हम लिखते हैं कि आर एवरेज इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर जो डिस्टेंस है उसे हम लिखते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, और 1 पॉइंट पर जो रेडियस है उसे हम लिख देते हैं R1 डिवाइडेड बाय सर 2। हमने एवरेज क्यों लिया? एवरेज हमने इसलिए लिया, देखें पहला पॉइंट हमारा है 0, दूसरा पॉइंट है हमारा है 1। अब मैं अगर वर्क डन कैलकुलेट करूं तो अगर मैं 1 पॉइंट पे कैलकुलेट करूं तो वो तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट का वर्क डन होगा ना। इसका मतलब मुझे तो यहाँ से 0 से 1 तक लेके जाना है। अब ये जो 0 से 1 तक लेके जाने के लिए तो अगर आप देखें 0 और 1 के दरमियान में भी तो बहुत सारे नंबर्स होंगे ना जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हम ये कर रहे हैं कि 0 और 1 के दरमियान में हम ले लेते हैं एवरेज। एवरेज लेने से ये फायदा होगा कि हमारी जो बॉडी है ना वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगी, क्योंकि पोजीशन का चेंज ही इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसी वजह से हमने क्या कर दिया, इसका एवरेज ले लिया, ठीक है। ना तो हम 0 पॉइंट पे निकालेंगे ना 1 पर। इसी तरह अगर हम 1 से 2 पर लेकर जा रहे हैं तो देखिए 1 और 2 के दरमियान में भी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना, ठीक है। तो अब 1 और 2 के दरमियान में वो कौन सा पॉइंट लें जहां पर हमने वर्क निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ना हम 1 पे निकालते हैं ना हम 2 पे निकालते हैं और ना ही इनके दरमियान में किसी पॉइंट पे निकालते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो फिर वो एवरेज डिस्टेंस पे हम क्या कर लेंगे, वो वर्क को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यस। अच्छा, अब यहाँ पर एवरेज मैंने कैसे निकाल लिया, R E सरफेस ऑफ अर्थ पर डिस्टेंस है और R1 सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जब जाएंगे तो डिस्टेंस R1 है, ठीक है। तो अगर मैं इधर लिखूं कि ये जो आपके पास डेल्टा आर है वो डेल्टा आर एक्चुअली किसके बराबर है, फाइनल माइनस इनिशियल के। तो फाइनल है R1 और इनिशियल क्या है, RE, ठीक है ना। इनिशियल को हम क्या लिख सकते हैं, RE। तो स्टार्ट आपने कहाँ से किया था, रेडियस ऑफ अर्थ से, और गए कहाँ पर, R1 डिस्टेंस के ऊपर। तो वो R1 डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा आर प्लस RE। ये बात समझ आई, मैंने क्या किया, माइनस RE को दूसरी तरफ ले गया। तो जब दूसरी तरफ ले गया R1 आइसोलेट हो गया, डेल्टा आर पहले से लिखा हुआ था, सिर्फ माइनस का RE यहाँ पर आके क्या हो गया, प्लस का RE। और इस R1 की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, सब्सटीट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो
पुट वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं तो यहां पर आपके पास आ जाएगा आर एवरेज इज इक्वल्स टू आर ई, इसको हम आर ई से शो कर देते हैं, या आर ई। ठीक है, तो आर ई प्लस R1 की जगह पे मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल्टा आर प्लस आर ई, और नीचे डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 2 के साथ, तो ये आपके पास हो गया 2 से डिवाइड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो यहां पर ये जो आर ई है और ये आर ही है, सिमिलर टर्म है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। तो हमारे पास जो आर एवरेज है वो अब यहां पर आ जाएगा 2 RE प्लस डेल्टा आर और डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है ये दोनों हमारे पास जो कंपोनेंट है उनके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर आर एवरेज को इस तरह लिख लेंगे, 2 RE डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देख लें तो ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आर एवरेज इज इक्वल्स टू RE प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां तक स्टेप क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब आप देखें कि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था आर एवरेज का स्क्वायर, लेकिन हम अभी तक कहाँ पहुंचे हैं, हम अभी तक पहुंचे हैं आर एवरेज पर। तो अब आर एवरेज हम अगर पहुंच चुके हैं तो हमें यहाँ पर आर एवरेज का स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप इस पे स्क्वायरिंग करते हैं तो ये आ जाता है आर एवरेज स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है RE प्लस डेल्टा आर अपॉन 2, और ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर जो आपके पास राइट हैंड साइड है वहां पर एक फॉर्मूला ओपन हो रहा है मैथ का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है A² प्लस 2AB प्लस B²। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला, और इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन के ऊपर, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी कि आर एवरेज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए आपके पास कौन है, RE है, और बी कौन है, डेल्टा आर अपॉन 2 है, सही है ना। तो ये आपके पास फार्मूला इधर से ओपन होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ RE² प्लस 2A, ए की जगह क्या आ जाएगा, RE, बी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन 2, प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पर कैंसिल। कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, अच्छा, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन में ये जो टर्म आपको नजर आ रही है डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन 2, ये टर्म के बारे में जरा डिस्कस कर लें कि ये टर्म एक्चुअली क्या है। देखो, डेल्टा आर अपॉन 2 और ऊपर से फिर इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। पहली बात यह है कि जब आप किसी छोटी चीज का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, लेट से मैं कहता हूं एक मेरे पास स्मॉल नंबर है, और उस स्मॉल नंबर का मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर, तो वो वो नंबर मजीद और छोटी होती है। बिल्कुल और छोटा हो जाता है, स्मॉलेस्ट। फिर स्मॉलेस्ट को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ किससे, 4 से, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये और स्मॉल हो जाएगा, ऐसे ही है। तो जो इतना छोटा नंबर है किसके सामने, R1 के सामने एंड RE के सामने। तो जब R1 और RE के दरमियान ये डेल्टा आर अगर बहुत स्मॉल है तो हम इस स्मॉल नंबर को इस इक्वेशन में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इस इक्वेशन कोई कोई फर्क नहीं पड़ना। तो निगलेक्ट करेंगे। बिल्कुल, तो इस वजह से हम ये करेंगे कि डेल्टा आर अपॉन 2 स्क्वायर इज अ स्मॉल नंबर, सो वी निग्लेक्ट सो वी निग्लेक्ट दिस टर्म, वी निग्लेक्ट दिस टर्म। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी अर्थ का जो मैथ्स उसके अंदर हम अपना मैथ्स क्यों नहीं ऐड करते, क्योंकि हमारा मैथ्स उस अर्थ के मैथ्स को कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आर एवरेज स्क्वायर इक्वल टू RE स्क्वायर,
और अब हमारे पास क्या बच गया, आर ई। और डेल्टा आर की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ क्या था, आर वन माइनस आर ई। ठीक है ना, ये था आर वन माइनस आर ई। ये हमने डेल्टा आर जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, आर वन माइनस आर ई। सही है। है। जी जी। तो जैसे आपने कहा कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है डेल्टा आर, हमने इसको डिवाइड किया और उसका स्क्वायर लिया तो मजीद स्मॉल हो गया, तो हम्म। डेल्टा आर को आप यहाँ पे नेगलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? डेल्टा आर को कहाँ है, यहाँ पे ये जो डेल्टा आर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर तो नहीं है ना। मैंने तो डेल्टा आर का स्क्वायर और उसके बाद 4 से डिवाइड करने के बाद उसका जो नंबर बना है उसको इग्नोर किया, मैंने डेल्टा आर को तो इग्नोर नहीं किया। डेल्टा आर तो वो डिस्टेंस है जिसमें हम बॉडी को अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसे हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, मैंने ये ओके। कहा है कि डेल्टा आर क्योंकि स्मॉल है, जब उसका स्क्वायर करूंगा तो और स्मॉल हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करूंगा तो और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, 0.1 है ना, 0.1 का स्क्वायर करेंगे 0.01 हो जाएगा। 0.01 के 4 हिस्से बना लें तो ये एक हिस्सा 0.0 और तकरीबन 25 के करीब आएगा। अब ये इतना स्मॉल नंबर जो है। जी। सर जैसे आपने कहा ये स्मॉल है, डेल्टा आर इज स्मॉल, सो व्हाई हाँ, कांट वी नेगलेक्ट इट फॉर हियर एज वेल एज इट इज ऑलरेडी स्मॉल? we are neglecting the number which has square, the small number which has square. डेल्टा आर इज नॉट इग्नोरेबल, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। वजह क्या है, देखें यही तो वो डेल्टा आर है जिसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, इसे हम इग्नोर क्यों करेंगे। ये डेल्टा आर हम क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमने तो जाना ही 0 to 1 है और यही डेल्टा आर तो हमने इसके अंदर कवर करना है, तो फिर इसको हम ओके। निग्लेक्ट क्यों करेंगे। अगर हम इसको इस निग्लेक्ट कर दे तो फिर हम कैलकुलेशन क्या वर्क वर्क किसके अगेंस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है ना। और बात यह है कि जब हम हमारा टास्क अगर देखा जाए ना, तो हमने 0 to 1 तो जाना भी नहीं है, हमने तो जीरो से कहाँ जाना है, इन्फिनिटी पर जाना है। है? लेकिन मैंने इन्फिनिट। जीरो से इन्फिनिटी तक जाने के लिए इस पूरे पाथ को छोटे छोटे पाथ में या छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड क्यों किया, क्वेश्चन तो ये है कि नहीं। मुझे क्या ताकि जरूरत एरर पड़ी को थी, मिनिमाइज कर सके। किसको मिनिमाइज कर सके, एरर को। एरर को नहीं। इसका आंसर ये है, हमने इस छोटे छोटे पार्ट्स में या सेगमेंट्स में इस पूरे डिस्टेंस को डिवाइड करने का रीजन ये है कि जिस बॉडी को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं ना, वो बॉडी किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब क्यों नहीं होना चाहिए, पॉइंट यहां पर सर फिर आ वैल्यू जाता में फर्क आएगा है। किस में फर्क आएगा, कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ इसका रीजन क्या है। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। सर इक्वालिटी सेम स्टेट मेंटेन करने। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सूरतों में उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अब अगर आप किसी बॉडी को लॉन्गर डिस्टेंस पे लेके जाएं तो डिस्टेंस के चेंज करने से क्या होगा, स्पीड आएगी। स्पीड के चेंज करने से उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और आप जानते हैं कि किसी बॉडी को एक्सेलरेट करवाने में ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है और उसके लिए ज्यादा एनर्जी भी लगती है। एज कंपेयर टू दिस, अगर हम छोटे छोटे पाथ में इन चीजों को डिवाइड कर लें तो हमारा डिस्टेंस इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है, जो कि ना होने के बराबर है। अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो है तो हम कहेंगे बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में। तो बॉडीज को एक्सेलरेट कराना मुश्किल होता है। आपको एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर एक कार मोटरवे पे जाके खड़ी हुई है और मैं आपसे कहता हूं कि इस कार को 0 to 120 किलोमीटर पर आवर पे आपने लेके जाना है, तो आप जानते हैं ना कि आपकी गाड़ी के इंजन को बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन सोचें कि आपकी गाड़ी पहले से 120 के ऊपर चल रही है और मैं आपसे कहूं कि 120 पे से मेंटेन रखना, तो क्या आपके लिए मुश्किल है, वो तो पहले से इक्विलिब्रियम में, उसमें तो एक्सेलरेशन था ही नहीं, वो तो यूनिफॉर्म मोशन में थी। तो जो चीजें यूनिफॉर्म मोशन में होती हैं उनको मूव करवाना क्या होता है, आसान होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं या इक्विलिब्रियम मेंटेन रखते हैं, ताकि हमें ज्यादा एनर्जी इसके लिए इस्तेमाल ना करनी पड़े। ठीक है। हम इसको कह सकते हैं इनर्शिया में है। इनर्शिया तो बिल्कुल मैथ्स से रिलेटेड है, तो उसमें यही है कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। इनर्शिया वो एक उसकी टेंडेंसी को भी शो करता है। ठीक है।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने स्टेप पे। तो हम यहां तक पहुंच गए थे, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि आर एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर प्लस आर ई आर वन से भी मल्टीप्लाई होगा और आर ई स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट, क्योंकि ये कैंसिल। सिमिलर टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो हमारे पास जो आर एवरेज का स्क्वायर है वो अब आ गया आर ई आर वन, ठीक हो गया। अब ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, इस इक्वेशन को या आर एवरेज स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर वन में। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ आर एवरेज स्क्वायर इन इक्वेशन वन। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट फोर्स एफ एवरेज इज इक्वल्स टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाय, और आर एवरेज स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर ई आर वन। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है बात। यस सर। तो हमने क्या किया कि जो आर एवरेज स्क्वायर निकाला वो हमने उस एफ एवरेज के फॉर्मूले में कैलकुलेट कर लिया या उसको हमने पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद जब हमें फोर्स का पता चल गया, तो अब हमें क्या करना है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्योंकि फोर्स अगर आ गई है तो हम वर्क को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्क का फार्मूला होता है फोर्स एफ डॉट इंटू, डी। यस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हमारे पास फोर्स भी गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। तो हम यहां पर लिखेंगे द वर्क डन, द वर्क डन, सर लेकिन यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है। नहीं नहीं नहीं, आर मैं आपको एवरेज बताता हूँ। स्क्वायर नहीं है। नहीं 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 नहीं, रुके मैं बात को बता। द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट जीरो टू वन, ठीक है ना। हमारा वर्क डन जीरो टू वन है और इसे हम कह देते हैं डब्ल्यू वन। इसे हम क्या कह देते हैं, डब्ल्यू वन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डब्ल्यू वन इज इक्वल्स टू, जो फोर्स है वो एफ एवरेज है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो तो डेल्टा आर है ना। हम कहाँ जा रहे हैं, जीरो टू वन। तो जीरो टू वन मैंने ऊपर डायग्राम में आपको दिखाया नहीं था, वो क्या है, ये देखे ना, ये तो डेल्टा आर है। यही तो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने क्या करना है, कवर। तभी तो मैंने आपसे कहा था इसे हम इग्नोर नहीं कर रहे। हम इग्नोर तब करेंगे जब डेल्टा आर पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये यूज कर लिया। आप जानते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है तो सेकंड चैप्टर जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा, कॉस थीटा। स्केलर वेक्टर का, बिल्कुल। तो उसमें क्या आ जाता है, कॉस थीटा। तो इसका मतलब डब्ल्यू वन इज इक्वल्स टू एफ और एवरेज। सर हमने जो ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो कैलकुलेट किया हमने डेल्टा आर पे कैलकुलेट करने के लिए की थी। नहीं 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 नहीं, हमने आर एवरेज निकालने के लिए किया था, ठीक है। हमने आर ई और आर वन के दरमियान में एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए किया था, ठीक है। उसका आगे डेल्टा क्या आर के बोले। लिए नहीं। देखे ना, ये आपके पास जो था वो, ये देखें आर एवरेज था, ये हमारे पास है। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एवरेज डिस्टेंस। ये एवरेज डिस्टेंस आर एवरेज है, ठीक है। वो फाइंड आउट करने के लिए क्यों, और क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे पास फोर्स क्या थी, एफ एवरेज थी, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जब हम किसी मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना, तो मुझे बताएं क्या एक ही फोर्स के साथ, मैं कहूं 10 न्यूटन की फोर्स मैं लगा रहा हूं, क्या 10 न्यूटन की फोर्स के साथ ये मैथ मूव करके हर पॉइंट पर जा सकता है? नो सर इसको नहीं, मोर फोर्स। क्योंकि मुझे हर पॉइंट पर फोर्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये बात सही है ना। इसका मतलब जब मैं इस फोर्स की बात करता हूं ना, तो मैं इस तरह लिखता हूं, ये फोर्स है जीरो, कहां पर, सेंटर में। और जब मैक्सिमम पे जाएंगे तो वो फोर्स हो जाएगी एफ वन, और इसको हम टू से क्या कर देंगे, डिवाइड। इसका मतलब जो फोर्स यहां पर है वो क्या है, एवरेज है। वजह क्या है, क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। बिल्कुल इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो वेरिएबल फोर्स होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। और जहां जहां वेरिएबल फोर्स यूज होती है वहां पर हम एफ नहीं लेते, बल्कि क्या लेते हैं, एफ एवरेज लेते हैं। अब एफ एवरेज अगर लिया तो फिर डिस्टेंस भी तो एवरेज लेना पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस चेंज करने की वजह से तो आपने एफ एवरेज का है। सही है, यस। क्लियर हो गई बात ये। यस सर। अच्छा, अब
यहां पर मैंने लिख दिया W1 इज इक्वल्स टू एफ एवरेज डेल्टा आर कॉस थीटा। ठीक है ना। अब थीटा जो है यहां पर वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के। और ऐसा क्यों है, क्योंकि सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वो अपवर्ड है। अपवर्ड है। तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री। आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जब मूव करेंगे तो आपका एंगल क्या बन जाएगा, 180। और इसका मतलब जो हमारे पास वर्क होगा वो कैसे लिखा जाएगा, नेगेटिव एफ एवरेज डेल्टा आर। ये स्टेप समझ आ गया, सर। क्लियर है ये। यस सर। नाउ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एफ एवरेज, नाउ सब्सटीट्यूटिंग, सर क्योंकि cos 180 इज इक्वल टू -1। यस यस यस, यहां पर मैंने लिखा नहीं, कॉस 180 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे पास यहां पर नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एफ एवरेज एंड डेल्टा आर, तो आपको इन दोनों की वैल्यूज पता है ना। दोबारा मैं यहां लिख देता हूं, एफ एवरेज हमने निकाल लिया था, GMEM डिवाइडेड बाय RE R1। ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई थी। और जो हमारे पास डेल्टा आर है वो बराबर था फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट है 1, इनिशियल था 0, जिसे हमने क्या कहा था, रेडियस ऑफ अर्थ। इन दोनों को हमने क्या कर देना, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो हमारा वर्क किसके बराबर आ जाएगा, W1 GMEM डिवाइडेड बाय R1 RE। और डेल्टा आर की जगह क्या लिखना है, R1 - RE। क्लियर है ये स्टेप। यस सर। अब आप देखें कि ये जो R1 है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और RE के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। न्यूमरेटर जो आपको R1 RE नजर आ रहा है, ये R1 RE इस ब्रैकेट के अंदर जाके इस डिनोमिनेटर से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में ही लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर। तो फिर हम यहां पर लिखेंगे W1 इज इक्वल्स टू माइनस GME और ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 RE माइनस RE डिवाइडेड बाय R1 RE। ठीक है। अब आप देख लें कि जो सिमिलर टर्म्स हैं, R1 R1, RE RE, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। जब आप इन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं तो फिर आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाती है वो इक्वेशन हो जाएगी W1 इज इक्वल्स टू माइनस GMEM, और ये इक्वेशन होगी 1/RE माइनस 1/R1। ठीक है। इसका मतलब 0 to 1 जाने में आपके पास जो वर्क है वो किसके बराबर आ गया, -GMEM/1/RE माइनस 1/R1। अब लेट से अगर मैं इस जनरल इक्वेशन को ही 1 से 2 तक जाने के लिए यूज करूं, तो क्या इक्वेशन में मैं चेंजेस करूंगा, मैं यहां लिख दूंगा R1 और यहां लिख दूंगा R2, ऐसी है। इसी तरह, सर जी जी बोले। RE की जगह R2 क्या मतलब कैसे नहीं नहीं, आएगा? RE की जगह ना, देखिए ना, पहले मैं ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी, इस इक्वेशन में मैं 0 से कहाँ जा रहा था, 1 पर। ठीक है ना। अब अगर यस। मुझे 1 से 2 पे जाना हो, तो 1 से 2 पे जाने के लिए फिर मैं क्या लिखूंगा, जब मैंने 0 के लिए क्या यूज किया था, RE, और 1 के लिए क्या यूज किया था, R1, तो फिर अब मैं RE की जगह क्या लिखूंगा, R1, और 2 की जगह क्या लिखूंगा, R2। तो मैंने वही किया, RE की जगह क्या लिख दिया, R1। ये देखे ना, ये RE था ना, ये मेरी यस। इनिशियल पोजीशन थी। और फाइनल क्या थी, 1। फाइनल पे क्या था, R1, ये था फाइनल R1। अब मेरी इनिशियल पोजीशन है 1, क्योंकि 1 तक तो मैं जा चुका था ना, मैं तो अब अगला वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अब मेरी इनिशियल पोजीशन 1 है, तो डिस्टेंस क्या है, R1। और फाइनल पोजीशन है 2, तो डिस्टेंस क्या है, R2। तो ये देखें, R1 R2, सही है। मतलब हमने जीरो को हमने सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सरफेस ऑफ अर्थ तक लिया है और वो हाँ जी, RE के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए कि देखे ना, आर जीरो कोई सेंस नहीं देता ना, तो R0 को मैंने क्या ले लिया था उस वक्त, रेडियस ऑफ अर्थ, RE। क्योंकि वो तो हम सरफेस पर थे ना।
ये हमारा जो था वो सरफेस था, तो सरफेस पे जो डिस्टेंस है उसे आर जीरो लिखने से बेहतर नहीं है कि हम क्या लिख दें, आर ई? इससे ज्यादा आपको सेंस मिलता है ना कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े यस हुए हैं। ठीक है। यस यस। अच्छा, अब W3 क्या हो जाएगा? GMEM, बताएं जरा मुझे। 1 अपॉन, R3 माइनस नहीं नहीं आर नहीं, आर R2 माइनस आर R2 वन माइनस आर। R3। सही है ना, ये क्लियर है बात? यस, क्योंकि एक चीज की एंडिंग पॉइंट दूसरे वाले की स्टार्टिंग होती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। अब मैं अगर इसकी nth फॉर्म बनाऊं, तो मैं nth फॉर्म कैसे बनाऊंगा? मैं लिख देता हूं WN - GMEM 1/। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, देखो आप जरा पैटर्न देखो, ये मैंने 3 दफा इसलिए लिखा है ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए। जो भी नंबर बाद में लिखा हुआ होता है उसमें से एक माइनस करके आप पीछे वाला नंबर डिफाइन कर देते हैं, ऐसे ही है ना? R3 लिखा हुआ है तो R2 हो गया, R2 लिखा हुआ है तो R1 हो गया। अब जरा मुझे बताना, अगर मैं यहां लिखूं कि RN है, तो पीछे वाला नंबर मैं क्या लिखूंगा? N-1। गुड, RN - 1। ये हो गई बात, ठीक है ना? ये हमने क्या निकाल लिया? nth फॉर्म। अब nth फॉर्म हमने कैलकुलेट कर ली कि भाई हमारे पास जो है वो डिस्टेंस जो है RN से RN - 1 है, यानी कि आखिरी पॉइंट जो था हमारा, अगर आप देखें तो वो n था। ये देखें, n था ना, और n से पहले वाला यस क्या था? N - 1। सही है ना? चले, यस सर यस। अब मुझे बताएं कि हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो था इन्फिनिटी पॉइंट, और ये यस फाइनल डेस्टिनेशन स्टार्ट इनिशियल कहां से थी? सरफेस ऑफ अर्थ से। तो अब हम क्योंकि nth फॉर्म बना चुके हैं, तो इस nth फॉर्म के अंदर अब हम अपनी फाइनल कंडीशन को पुट करेंगे कि हम सरफेस ऑफ अर्थ से कहां जाना चाहते हैं? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। से। तो हमारा अब वर्क डन है रेडियस ऑफ अर्थ से कहां तक? इन्फिनिटी पॉइंट तक। ठीक हो गया? तो ये हमने वर्क अप। तो अब मुझे बताएं कि जब मैं इसको वर्क लिखूंगा तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, -GMEM 1/RE -1/इन्फिनिटी। ठीक हो गया ना? क्योंकि इनिशियल जो यस होता है वो RE है और फाइनल क्या है? इन्फिनिटी है। और मैंने इसी तरह आपको लिखना सिखाया है कि पहले हम इनिशियल लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं? फाइनल लिखते हैं। फाइनल। अब आप जानते हैं कि 1/इन्फिनिटी मैथ में जीरो के बराबर होता है। जीरो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्फिनिटी नंबर 1/0 कहलाता है। तो जीरो को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो जीरो 1 से मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा, और जीरो डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर होता है? जीरो के। तो इस वजह से हम 1/इन्फिनिटी को क्या ले लेते हैं? जीरो ले लेते हैं। ठीक है? सर, जी जी। हमारे सर ने हमें कहा था कि इन्फिनिटी के साथ जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करे वो जीरो ही होता है। हाँ नहीं, उसमें यही मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी चीज को जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या रीजन है कि वो जीरो के बराबर होता है, तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिया। ठीक है ना? बस ओके आप इसको ओके सर। मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी मसला ये होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास नंबर है एक्स, उसको मैं इन्फिनिटी से क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई। तो इसको अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करें ना तो ये आंसर कुछ बनता नहीं है सही। क्यों? क्योंकि एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स 1 से एक्स हो जाएगा। अब किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करें, ये तो आंसर दोबारा इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है ना? तो ये आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये प्रूव है कि कैसे कोई भी चीज डिवाइड होने से आंसर हमेशा क्या देगी? जीरो। लेकिन मल्टीप्लाई होने से जीरो इस तरह से आंसर बनता नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकली ये चीज प्रूव होती नहीं है। सही है ना? ओके सर अच्छा, यस। अब वर्क किसके मतलब बराबर आ गया? ऐड सब्ट्रैक्ट हाँ बिल्कुल, ऐड और इससे भी सब्ट्रैक्ट करने से भी आपके पास जीरो के बराबर तो नहीं आएगा ना वो। ठीक है? यस अच्छा, सर। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? देखें, 1/इन्फिनिटी अगर जीरो हो गया तो फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, RE। ठीक है ना? -0। माइनस जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है ना? चलें, अगर लिख देते हैं, स्टेप आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? जीरो हो गया। अब फाइनली अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो वो इक्वेशन लिखी जा सकती है -GMEM डिवाइडेड बाय RE। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, अब देखो कि जो भी आप वर्क डन करते हो ना, वो वर्क डन जाया नहीं होता। मैं कहता हूं कि एक बॉल है और उस बॉल को मैं एक हाइट तक डिस्प्लेस करता हूं, तो मैंने कहा था कि डिस्प्लेस करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है। अपने आप बॉल ऊपर नहीं जा सकती, तो आप क्या करते हो? वर्क करते हो। वो वर्क जब ऊपर जाता है तो कन्वर्ट किस में हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। इसका यस मतलब वर्क और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि जितना वर्क आपने उस बॉल पे किया उतनी ही तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आई है। यस। ठीक है ना? तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस वर्क जो है वो किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि
जो आपके पास W है, उस W की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ U, और ये इक्वेशन हमारे पास बन गई -GMEM डिवाइडेड बाय RE। इस इक्वेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और मुझे ये बताएं कि नेगेटिव्स के बारे में मैंने आपको क्या क्या बातें बताई थी, नेगेटिव साइन क्या क्या चीजें शो करता है। सर डिक्रीज एक वैल्यू पहले डिक्रीज हो करता है। जी, नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है तीन बातें। नेगेटिव साइन शोज या नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पहली बात। दूसरी, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। और तीसरी नेगेटिव साइन के बारे में क्या बताया था मैंने, कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ये तीन बातें हैं जो कि नेगेटिव साइन यहां पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब हमने तो निकाल लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपके पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इज द वर्क, इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट मास। ठीक है, आप क्या करते हैं कि उस बॉडी को एक पॉइंट पे लेकर जाते हैं वर्क डन करवा के, और वो वर्क डन उसमें एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। इसको वी से भी शो करते हैं, और कहीं कहीं या किसी किसी बुक में इसको फाई से भी शो किया जाता है। तो इसलिए दोनों सिंबल इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो लेट से अगर मैं इसको वी से शो करूं, क्योंकि वी जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी यूज करते हैं, तो इसलिए इसका सिंबल थोड़ा सा चेंज करने के लिए कुछ बुक्स के अंदर इसको फाई से भी शो किया हुआ है। और उसका फार्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट मास, जिस मास को आप क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं एक मैसिव बॉडी की ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो फिर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। यू हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो किसके बराबर था, -GMEM डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आपके पास क्या था, RE। और इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, जो टेस्ट मास था, तो टेस्ट मास स्मॉल m के बराबर है। तो ये लिख दिया मैंने स्मॉल m। अब देखें ये जो स्मॉल m है ना, और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये मुझे बताएं ये डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके। बिल्कुल। तो यहां पर ये जो फाइ है, ये इस तरह लिखा जा सकता है -GMEM स्क्वायर। डिवाइडेड बाय RE, और ये आ गया m। सही है। अब आप देखेंगे कि ये वाला m और ये वाला m आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। कैंसिल। और फिर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो बन जाएगी फाइ इज इक्वल्स टू -GME डिवाइडेड बाय RE। अब आप इस इक्वेशन को अगर देखें तो इस इक्वेशन से आपको ये पता चल जाती है कि जो आपका पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो आपकी टेस्ट मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, जैसे हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, हमने जैसे आपके पास जो सैटेलाइट थी उनकी वेलोसिटी, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी जब निकाली थी तो हमने यही चीजें पढ़ी थी ना, कि वो मास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से है कि जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो उस बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता जिसको आप डिस्प्लेस करके ऊपर लेके जा रहे हैं, बल्कि उस पर डिपेंड करता है जिसकी ग्रेविटी में आप उसको लेकर जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट आप उसको लेकर जा रहे हैं।
अब अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट की बात करूं तो वो क्या बनेगी? SI यूनिट ऑफ फाइ, जाओ। और इसकी यूनिट होगी जाउल्स पर केजी। क्यों? यस, देखो ना, हमने पढ़ा ना, बिकॉज फाइ मास। बराबर है किसके? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जाउल्स। मास क्या है? किलोग्राम। तो आपके पास यूनिट क्या बन गई? जाउल्स पर केजी। क्लियर है बात? सिर्फ फॉर्मूला में तो मास नहीं है। फार्मूला में मास नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने वैल्यूज पुट करके आपको ये बताया ना, इसकी डिपेंडेंस किन किन चीजों पर है। लेकिन इनिशियल फार्मूला एक्चुअली क्या था? वो तो ये था ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है ना? तो फिर उससे हमने यूनिट बना ली ना, जॉल्स पर केजी है। अगर आप कहते हैं इस फार्मूले से बनाना, तो इस फार्मूले से भी आंसर यही आएगा आपको। चलो मैं टास्क, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये जो आपके पास फार्मूला है ना, उस फार्मूले के अंदर आपने क्या करना है? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ क्या करते हैं, डेटा। कैपिटल जी, 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 केजी। जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को यू और फाइ से डिनोट किया हाँ था जी, कि या नहीं फिर। नहीं, वी से और फाइ से। वी और फाइ। यू जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना? वी और फाइ, ये दो सिंबल यूज किए जाते हैं। वी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है या फाइ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, लेकिन यू जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सही है ना? यानी कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल्स टू यू अपॉन एम। इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस सिंबल यूज किया हुआ है। एक्चुअली वी को हम इसलिए मोस्टली जगहों पे यूज नहीं करते, क्योंकि ये वाला वी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी यूज करते थे ना। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए कोई डिफरेंस होना चाहिए, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया, फाई यूज कर लिया। कोई नहीं फर्क पड़ता इससे। नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या फर्क है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, जो उस बॉडी में स्टोर हो जाती है जब आप वर्क करते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी उस मास के लिए रिक्वायर्ड है, उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। देखें ना, ये लिखा हुआ ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। मास। ठीक हो गया ना? तो आपने उस टेस्ट मास पर कितना वर्क डन किया, उसको डिस्प्लेस कराने के लिए वो क्या चीज है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और अगर उसी एनर्जी को हम देख लें कि कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यस। ठीक है? अच्छा, अब आप इसकी जरा वैल्यूज को देख लें। तो रेडियस ऑफ अर्थ किसके बराबर है? 6.4 सिक्स इंटू टेन एक्सपोनेंट इज 6 मीटर। पावर सिक्स। ठीक हो गया? अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो फाइ इज इक्वल्स टू -6.67 एक्सपोनेंट -11। जो मास ऑफ अर्थ है वो 6 एक्सपोनेंट 24 है, डिवाइडेड बाय जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6.4 एक्सपोनेंट 6। और ये आपके पास स्क्वायर नहीं है, सॉरी। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाता है -62.3 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन मीटर पर केजी। और एक्सपोनेंट 6 को आप मेगा के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आपके पास जो है वो आंसर बन जाता है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि -62.3 मेगा न्यूटन मीटर जूल्स के बराबर होता है, और पर केजी, ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है? यस। चले अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जरा। दो एग्जांपल्स, एक एग्जांपल और एक असाइनमेंट है इसका। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सन एट द पोजीशन ऑफ द अर्थ। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किसके लिए? सन के लिए। किस पोजीशन पर? अर्थ की पोजीशन पर। ठीक है ना? अच्छा, और उसके बाद कहते हैं
कि द मास ऑफ द सन गिवन है, मास ऑफ द अर्थ गिवन है, द मीन अर्थ टू सन डिस्टेंस भी क्या है, गिवन है। तो अब देखें, सबसे पहले अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी, यानी कि दोनों चीजें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसका डेटा देख लेते हैं, या चलें डायरेक्टली इसका हम फार्मूला अप्लाई करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यू जी एम, एक है मास किसका, सन का, और एक है मास किसका, अर्थ का, और उनके दरमियान का डिस्टेंस भी गिवन है, कितना, 1.5 एक्सपोनेंट 11। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कांस्टेंट 6.67 एक्सपोनेंट -11, मास ऑफ सन 1.99 एक्सपोनेंट 30, और मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24। सॉल्व करके देखते रहेंगे साथ साथ, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अभी पता चल जाए। और मीन डिस्टेंस 1.5 एक्सपोनेंट 11। तो यहाँ से आप क्या करें, इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, क्या आती है। और इसी के बाद फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस तरह से निकाला जाएगा, इसको मैं फाइ से शो कर देता हूँ। और ये बराबर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के। अब वो मास कौन सा होगा, हम मास ऑफ अर्थ लेंगे या मास ऑफ सन लेंगे यहाँ पर। सर सन लेना चाहिए क्योंकि वो मैसिव बॉडी है। हाँ, तो मैसिव बॉडी है ना, इसका मतलब जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पुट करेंगे तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे यूनिट टेस्ट मास से। तो टेस्ट मास यहाँ पे सन है या अर्थ है। अर्थ है, सॉरी। हाँ, तो फिर ठीक है, यहाँ पर हमने एम ई पुट करना है ना। ठीक है, यस सर। चलें, क्या कैलकुलेट किया आपने आंसर। सर वो 885 मेगा जूल पर केजी। नहीं 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 नहीं, 885 तो नहीं आ रहा। ये आपके पास 6.67 एक्सपोनेंट -11, आप इसको दोबारा सॉल्व करें, 1.99 एक्सपोनेंट 30, 6 एक्सपोनेंट 24। ये सबको सॉल्व करने के बाद फिर आपने डिवाइड करना है 1.5 एक्सपोनेंट 11 से। तो ये आंसर कोई, अच्छा आप पोटेंशियल की बात कर रही थी या पोटेंशियल एनर्जी बता रही थी। सर पोटेंशियल। पोटेंशियल बता रही, नहीं पोटेंशियल एनर्जी का पहले आंसर बताया ना, वो क्या आ रहा सर 5.29 × 10⁻³ है, 5.29 10⁻³ न्यूटन जॉन्स। मीटर। और इसे हम जॉउल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जॉउल्स लिख लें, न्यूटन मीटर है। अच्छा, फिर अब जो आंसर आपके पास आ गया है, इस आंसर को ही आप यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आंसर बता दें डायरेक्ट, क्या था, 8.85, सर 880 × 10⁻⁶। 885 एक्सपोनेंट 6, यस सर। एक्सपोनेंट 6, और इसकी यूनिट क्या थी, जॉउल्स पर सर केजी। केजी। और आप इसे चाहें तो फिर कन्वर्ट करके मेगा जॉउल्स पर केजी भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁶ जो है वो मेगा के बराबर होती है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसका क्या हो गया आंसर। असाइनमेंट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 1000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर एंड 100,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये बात नोट करने वाली है, इन्होंने ये डिस्टेंसेस हमें कहाँ से बताए हुए हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से। जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ से। इसका मतलब हमें ये डिस्टेंसेस को रेडियस ऑफ अर्थ से ऐड करके निकालना पड़ेगा, और देन आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कहता है कंपेयर द वैल्यूज ऑब्टेन्ड विद पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला mgh। और इन जो आप फार्मूला आंसर निकालेंगे, उस आंसर को आपने कंपेयर करना है किसके साथ, जो फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी mgh के जरिए आप कैलकुलेट करते हैं उसके साथ आपने इसको कंपेयर भी करना है, ठीक है ना। तो चलें, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए हम डिस्टेंसेस यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो वो डिस्टेंसेस क्या होंगे, पहला डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। तो इस 1000 किलोमीटर को
हम 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर से क्या कर लेते हैं, ऐड। तो यहाँ पर आपके पास इसका क्या होगा इसको आंसर है। मीटर में नहीं करना? 1000 किलोमीटर है, बिल्कुल किलो है। तो ये हम लिख देते हैं 10 की पावर 3। ठीक हो गया ना। और अगर आसान कर लें तो 1 एक्सपोनेंट 6 ही हो जाएगा ये। ठीक है ना, एक्सपोनेंट 6 प्लस 6.4 एक्सपोनेंट 6। तो ये 1 प्लस 6 एक्सपोनेंट ही, तो ये कितना हो जाएगा 7.4 एक्सपोनेंट 6। और ये अब किस में आ गया, मीटर में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो 1 प्लस 6.4, 7.4 एक्सपोनेंट 6 एज इट इज आ गया। ठीक है। यस। R2 50,000 किलोमीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 एक्सपोनेंट 6 मीटर प्लस 6.4 एक्सपोनेंट 6। तो 50 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। R3 100,000, 100,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 एक्सपोनेंट 6 मीटर प्लस 6.4 एक्सपोनेंट 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 106.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ये बात समझ आ गई, यस। क्योंकि ये हमने हमने, आर ई प्लस एच किया। हाँ आर ई के अंदर सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हर एक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो वन बाय वन इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहले पार्ट में V1 इज इक्वल्स टू G M E डिवाइडेड बाय R1 माइनस के साथ। इसी तरह बी पार्ट में भी V2 इज इक्वल्स टू -GME डिवाइडेड बाय R2। सिमिलरली V3 इज इक्वल्स टू -GME डिवाइडेड बाय R3। जरा जल्दी से इसे कैलकुलेट करके देख लें। 6.67 एक्सपोनेंट -11, मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24, और डिवाइडेड बाय R1 जो है वो आपके पास है 7.4 एक्सपोनेंट 6। यहाँ से आपके पास आ जाएगा V1। V2 के लिए भी यही काम करें, V3 के लिए भी यही काम करें, डिस्टेंसेस सिर्फ चेंज हो जाएंगे। इसमें डिस्टेंस आपका 56.4 एक्सपोनेंट 6 है। इसमें आपका जो डिस्टेंस है वो 106.4 एक्सपोनेंट 6 है। बाकी रिमेनिंग चीज़ें उसी तरह से, 6.67 एक्सपोनेंट -11, और ये 6 एक्सपोनेंट 24। ये वाला आपके पास 6.67 एक्सपोनेंट -11, और ये 6 एक्सपोनेंट 24। ठीक है जी, तो क्या आंसर आया V1 का। सर माइनस 54.07 इंटू 10 पावर 6 जाउल पर कीजिए। 54.07 एक्सपोनेंट 6 जूल्स पर केजी। ठीक है जी। V2, सर माइनस 7.07 इंटू 10 टू द पावर 6 जाउल पर केजी। ठीक हो गया, जूल्स पर केजी। और V3, माइनस 3.75 इंटू 10 टू द पावर 6 जाउल पर केजी। ठीक हो गया।